हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सूरज यादव फ्रॉम MS सेंटर कॉलेज गोरखपुर। आज क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 वीडियो है। हमने पार्ट 1 में कल पढ़े थे कि संयोजकता वैलेंसी होती क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है, डिग्री ऑफ कार्बन की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अल्फा बीटा गामा कार्बन कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए सीखते हैं। एक होता है क्रियात्मक समूह। आप लोग जानते हो, IPSC पढ़े हो हाई स्कूल में 11th में, कि जैसे OH हाइड्रोक्सी समूह, CHO एल्डिहाइड समूह, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, एक है हाइलोजन जिसे प्रतिस्थापी कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आयोडो। ये सब क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन कैसे ज्ञात करोगे? यदि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। यदि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है तो अल्फा कार्बन के जस्ट साइड बीटा कार्बन होगा और बीटा कार्बन के जस्ट साइड गामा कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल में कोई एक स्ट्रक्चर है, इसमें पूछ लिया कि अल्फा कार्बन कौन सा है या अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, तो नंबरिंग 1 2 3 4। तो हमने बताया कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो क्रियात्मक समूह क्या है? हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा है? यही है। तो ये कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और जानते हो कि अल्फा कार्बन के जस्ट बगल का कार्बन कौन सा कार्बन होता है? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के बगल गामा कार्बन। तो पूछ लिया कि अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? एक। मान लो यदि कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, कार्बन COOH, एक स्ट्रक्चर है। तो ये नंबरिंग हम वैसे ही किए हैं, IPSC के नियमानुसार नहीं किए हैं, आपके समझने के लिए वैसे ही किए हैं। अब इसमें पूछ लिया कि अल्फा कार्बन कौन सा है या अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे क्या? अगर इसका IPSC में नामकरण करते तो यहाँ से काउंटिंग करते। आप जानते हो कि क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन को IPSC के नामकरण में लिया जाता है, लेकिन अल्फा बीटा कार्बन ज्ञात करने में नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन। ये तो पूरा आपका क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है। आप जानते हो अल्फा कार्बन के जस्ट बगल बीटा कार्बन होता है, तो इधर भी अल्फा कार्बन के जस्ट बगल क्या है? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के बगल गामा कार्बन। तो पूछ लिया अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? अल्फा कार्बन की संख्या, तो अल्फा कार्बन की संख्या 1 है। और बीटा कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। एक इधर है और एक इधर है। मान लो कोई एक स्ट्रक्चर और है फ्रेंड्स, मान लो कोई स्ट्रक्चर है, इसमें पूछ लिया अल्फा कार्बन कौन सा है। तो देखो है क्या, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो ये क्या है आपका? CHO
क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन, तो पहला कार्बन कौन सा है? यही है, तो क्या है? अल्फा कार्बन। और जानते हो अल्फा कार्बन के जस्ट बगल का कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के जस्ट बगल गामा कार्बन। इसी प्रकार मान लो इसमें तो पहचान लोगे कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। मान लो क्रियात्मक समूह ना हो, कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा हो, मान लो ऐसे हो, कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा हो, तो इसमें कैसे बताओगे कि अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कौन सा है, गामा कौन सा है? तो इसमें होता है कि जो ये डबल बॉन्ड है इसको क्या मान लेते हैं? क्रियात्मक समूह। इसको क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। तो क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल का कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन। तो इधर भी क्रियात्मक समूह की जस्ट बगल क्या होगा? अल्फा कार्बन। और जानते हो अल्फा कार्बन के बगल क्या होता है? बीटा कार्बन। और इसके बाद अब है ही नहीं बीटा कार्बन के बगल गामा कार्बन, और इधर है ही नहीं अल्फा कार्बन के बगल बीटा कार्बन। तो इसमें पूछ लिया अल्फा कार्बन की संख्या, अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। और बीटा कार्बन की संख्या 1 है। और फ्रेंड्स इसी में पूछता है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या मतलब कि जैसे अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन देखो यहाँ पे इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। 1 2 3 4। तो एक संयोजकता पूरी हो गई है, अभी बचा कितना है? 3। तो आप जानते हो 3 हाइड्रोजन इसमें क्या है? हिडन है, छिपा है। तो 1 2 3। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 है। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 2 2 संयोजकता पूरी हो गई है, अभी 1 2 2 बचा है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2। यानी कि अल्फा कार्बन जहाँ पे है वही अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो इसमें अल्फा कार्बन की संख्या 2 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 कितने होंगे? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि अल्फा कार्बन की संख्या 2 है तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 5 होगी, क्योंकि इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है और इस अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 5 है। अगर पूछ लिया इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो अल्फा कार्बन कितने हैं? इसमें 1 है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 तो पूरा हो गया, अभी 2 बचा है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप अल्फा बीटा गामा कार्बन पहचान लोगे। अब बात करते हैं आर्थो मेटा पैरा पोजीशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आर्थो मेटा पैरा की स्थिति क्या होती है, कहाँ पे होते हैं। तो ये आर्थो मेटा पैरा फ्रेंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। एरोमेटिक यौगिक में पाए जाते हैं। एरोमेटिक यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड्स जो एक रिंग का निर्माण करते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन है आपका, बेंजीन जिसका सूत्र क्या होता है? C6H6। तो इसकी संरचना कैसे होती है? ऐसे होती है। ऐसे होती है। तो देखो हमने बताया था जो लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है, हमने बताया था कि जहाँ जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे कार्बन होता है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन भी है। तो आइए देखते हैं आर्थो मेटा पैरा की स्थिति क्या होती है। मान लो कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें कोई हाइड्रोजन या प्रतिस्थापी, ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो, ये सब क्या है? प्रतिस्थापी है। तो एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो देखो इसकी यहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। मान लो इधर से ना करके इधर से करते तो 1 2 3
4 5 6। तो देखो फ्रेंड्स इधर 2, 6 इधर भी 2, 6 ये दोनों क्या है समान है। और यहाँ पे 3, 5 और 3, 5 ये भी समान है। और यहाँ 4, 4 ये तो समान ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रतिस्थापी जुड़ा है इसे छोड़कर इसके बगल जो होता है वो क्या होता है आर्थो। क्या होता है आर्थो। इधर आर्थो है तो इधर भी वही साइड है तो क्या होगा सेम साइड है आर्थो। ये क्या है आर्थो पोजीशन। और आर्थो पोजीशन के बगल जस्ट क्या होता है मेटा। आर्थो पोजीशन के जस्ट बगल क्या होता है मेटा। और ये क्या है आर्थो। यही जानिए कि प्रतिस्थापी के जस्ट बगल क्या होता है आर्थो। और आर्थो के जस्ट बगल मेटा। और मेटा के जस्ट बगल क्या होता है पैरा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्रियात्मक समूह या कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जिधर जुड़ता है उसके जस्ट विपरीत पैरा होता है। और पैरा के जस्ट बगल मेटा और मेटा के जस्ट बगल आर्थो। देखो इधर भी सेम है 2, 6 आर्थो है। इधर भी है 2, 6 आर्थो। इधर 3, 5 मेटा है तो इधर 3, 5 मेटा है। तो फ्रेंड्स मान लो एक स्ट्रक्चर ऐसा है। ऐसा है इसमें आर्थो मेटा पैरा कैसे पहचानोगे। तो देखो हमने तय कि जहां पे कोई परमाणु या हाइड्रोजन या क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। और मान लो इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो जो हाइड्रोजन परमाणु या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो वहां पे क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। उसके जस्ट बगल क्या होता है आर्थो होता है। तो क्या है आर्थो पोजीशन है। आर्थो के जस्ट बगल क्या होता है मेटा पोजीशन। और मेटा के जस्ट बगल पैरा। तो आप जानते हो कि जहां पे कोई परमाणु या क्रियात्मक समूह जुड़ता है उसके जस्ट विपरीत क्या होता है पैरा पोजीशन। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आप मेटा पैरा पोजीशन। तो फ्रेंड्स आप आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन याद कर लोगे। अब बात करते हैं बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन यानी कि बंध विखंडन होता क्या है। तो बॉन्ड फ्यूजन 2 प्रकार के होते हैं। एक है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और दूसरा है एक है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जिसे कहते हैं समांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन। और है दूसरा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जिसे कहते हैं विषमांश बंध विखंडन। विषमांश बंध विखंडन। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। समांश बंध विखंडन होता क्या है। तो फ्रेंड्स कल पढ़े थे कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। आज जानते हो कि संयोजकता में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से साझा करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो जैसे मान लो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में कोई कंपाउंड्स है ए और बी। ए के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में साझा करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। मान लो कोई ऐसा है तो इसमें होता क्या है समांश बंध विखंडन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक बी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ए जो है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो इसका मतलब एरो का मतलब यदि ए इंटू बी ऐसा है
अगर एरो ऐसे फुल साइड लगा दिए तो इसका मतलब जो बी है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया और ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यदि ऐसा लगाते हो तो इसका मतलब जो ए है वो अपना इलेक्ट्रॉन अकेले लिया, बी का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। तो यहाँ पे बी जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो होता क्या है, ए इसके पास ए का युग्मित इलेक्ट्रॉन है प्लस बी इसके पास ए का युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कोई कंपाउंड्स प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, जिसे कहते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। और इसमें न तो धनायन और न ही ऋणायन, कोई आवेश भी नहीं, कोई आवेश भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो जो ए के पास ए का युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास ए का युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, दोनों आपस में साझा करके बॉन्ड का निर्माण किए, जो बॉन्ड है वही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो बी है उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो ए है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हुआ, ए का एक इलेक्ट्रॉन था ही वो अपना ले लिया, बी का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अपना ले लिया, तो क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पे ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, तो क्या है, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे Cl2 बना कैसे, आप जानते हो ये क्लोरो क्या है, हाइड्रोजन है, इसका बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आप जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, तो क्लोरो क्या है, हाइड्रोजन ही है, हाइलाइट है, तो क्लोरो के ऊपर कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्लोरो कितना है, 2, तो एक यहाँ पे होगा। तो आप जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या कहलाती है, संयोजकता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इसमें है एक इसमें है, ये दोनों आपस में क्रिया करके Cl2 का निर्माण करते हैं। क्या होता है इसमें, जो क्लोरो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पे है कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही तो है, और एक क्लोरो जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो होता क्या है, Cl प्लस Cl, इसी में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि देखो क्लोरो का एक इलेक्ट्रॉन था, ए अपना ले लिया, इस क्लोरो का एक इलेक्ट्रॉन है, ए अपना ले लिया, ना तो इस पे प्लस चार्ज है और ना ही माइनस चार्ज है, तो क्या है, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। कहने का मतलब कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में यही होता है कि क्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उस पर जो कंपाउंड्स प्राप्त होता है, ना तो उस पर धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, क्या होते हैं, मुक्त मूलक कहलाते हैं। वैसे विषमांग में होता क्या है, जैसे कोई कंपाउंड्स ए बी है, ए का युग्मित इलेक्ट्रॉन है और बी का युग्मित इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में क्रिया करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो होता क्या है, इसमें जो बी है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपना भी लेता है और ए का भी ले लेता है, तो होता क्या है, इसमें ए प्लस बी। अब देखो जो ए है वो तो अपना भी इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान कर दिया, इसलिए ए क्या है, पॉजिटिव है, और जो बी है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया, वो ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए क्या है, माइनस है। इसलिए इसमें जो हेटेरोलाइटिक है, बॉन्ड फ्यूजन है, विषमांग बंध विखंडन, इसमें होता क्या है कि जो कंपाउंड्स प्राप्त होता है वो आवेशित तथा ऋणावेशित प्राप्त होता है। जो धनावेशित है इसको केटायन कहते हैं, और जो ऋणावेशित है इसे एनायन कहते हैं। जो पॉजिटिव है वो केटायन है, जो निगेटिव है वो एनायन है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, CH3Cl, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 1
अभी यहाँ पे है, एक क्लोरो है, क्लोरो जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होती है, तो दोनों आपस में क्रिया करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो जो क्लोरो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना भी लेगा और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दान कर दिया, इसलिए क्या होगा प्लस, और प्लस Cl जो है वो अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन का भी ले लिया, इसलिए क्या है माइनस है। जैसे फ्रेंड्स इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3Cl, तो जो C है कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4 होती है जानते हो, तो 3 हाइड्रोजन है, अभी एक इलेक्ट्रॉन क्या है बचा है, और क्या है Cl में संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, तो ये दोनों आपस में साझा करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो देखो जो Cl है क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन अपना भी ले लेता है, ये देखो ये फुल एरो का मतलब अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया और पास वाले का भी इलेक्ट्रॉन लिया, और जो ये हाफ एरो है इसका मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। यहाँ पे फुल एरो है, इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया है लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यहाँ पे बॉन्ड जो है टूट जाएगा। तो प्राप्त क्या होगा, जो कार्बन है 1 2 3 और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन को दान कर दिया, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, और इसके बाद जो क्लोरो है वो इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए निगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार प्राप्त कंपाउंड जो है ये क्या है, कार्बोकेटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो है कार्बोकेटायन, और जिस पर नेगेटिव है वो क्या है, क्लोराइड आयन। तो फ्रेंड अगर इसे डिफाइन करना हो या डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ये क्या है आपका सहसंयोजी कंपाउंड है, तो सहसंयोजी बंध में विखंडन इस प्रकार होता है कि बंध इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब एक इलेक्ट्रॉन A है और एक इलेक्ट्रॉन A है, ये दोनों क्या है आपस में साझा कर लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्म इलेक्ट्रॉन समान रूप से बंधित परमाणुओं में या बंधित परमाणुओं की ओर चले जाते हैं, जिससे मुक्त मूलक, जिससे प्राप्त होने वाला कंपाउंड क्या होता है, मुक्त मूलक होता है। मुक्त मूलक का मतलब ना तो इस पर धनायन है ना तो ऋण आयन है, और प्राप्त मुक्त मूलक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, विषम होती है। देखो फ्रेंड्स इसमें जब सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन का युग्म इलेक्ट्रॉन परमाणु की ओर एक ही परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के विखंडन को विषमार्क बंध विखंडन कहते हैं। आप देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एक ही परमाणु की ओर स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए इस प्रकार प्राप्त विखंडन को विषमार्क बंध विखंडन कहते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन विस्थापन। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस दिशा में होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे पहला कोई कंपाउंड है A और B, इसमें देखो A का एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और B का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में साझा करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो जो B है A इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि अपना भी इलेक्ट्रॉन लेता है और A का भी इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे आपने पढ़ा था अभी विषमांक बंध विखंडन में, वैसे ही है इसमें देखो इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, A जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और प्लस B जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। इसी प्रकार मान लो जैसे A डबल बॉन्ड B A है, तो इसमें क्या होगा,
जो बी है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ही तो होता है, ऐसे बी का भी इलेक्ट्रॉन है, ए का भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो बी है वो ए का भी इलेक्ट्रॉन और अपना भी इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए ए यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा और बी क्या होगा, माइनस होगा। और आप जानते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है, जैसे ए डबल बॉन्ड भी है, आप जानते हो एक सिग्मा दूसरा पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी टूटता कौन है, पाई बंध टूटता है, तो पाई बंध टूट गया तो बचा कौन है, सिग्मा बॉन्ड बचा है। तो यहाँ पे इसका कैसा होगा, ये होगा। एक है तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है, जैसे मान लो ए है डबल बॉन्ड, बी है सिंगल बॉन्ड, सी है। तो मान लो जैसे यहाँ का बॉन्ड है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डिकोप्लाइज करता है यहाँ पे, तो होता क्या है, जो ए है वो अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है किसको, सी को, तो क्या होगा, जो ए है वो दान कर रहा है किसको, सी को। तो यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से है, तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, एक बॉन्ड का निर्माण और होगा, तो ए दान कर रहा है तो पॉजिटिव और बी ग्रहण कर रहा है तो निगेटिव। तो फ्रेंड्स, आज का लास्ट टॉपिक यहीं तक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कल की क्लास आपकी स्टार्ट होगा चैप्टर 1, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो